Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the class of machine design in CAD 1. Our today's topic are basically keys and the couplings. So a key is basically a piece of mild steel inserted between the shaft and the hub or boss of the pulley to connect these together in order to prevent the relative motion between them. सो की और कपलिंग का जो काम है कि आपके पास एक पावर ड्रिवन शाफ्ट है जो मोशन इम्पार्ट कर रही है यानी कि रोटेट कर रही है। आपने उसके साथ किसी भी पुली को या किसी भी हब को जो है वो कनेक्ट करना है टू इम्पार्ट द मोशन, तो यू नीड द की। ठीक है, इससे पहले हमने क्वार्टर्स पढ़ी थी। क्वार्टर का जो काम था वो इसके अपोजिट था कि आपने एक पार्ट से दूसरे पार्ट को जोड़ के उनका जो था उनको स्टैटिक करना था, लेकिन इसमें आपने मोशन इम्पार्ट करनी है और उनके दरमियान जो रिलेटिव मोशन है, इससे मुराद स्लिपेज है कि इनकी रिलेटिव मोशन ना हो और पावर जो है वो ट्रांसमिट हो जाए। तो बेसिक पर्पस ऑफ बेसिकली ये की और ए कपलिंग इज टू ट्रांसमिट द पावर। इट इज ऑलवेज इंसर्टेड पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट। तो अगर आपके पास शाफ्ट है उसका जो एक्सिस है वो हॉरिजॉन्टल है, तो आपकी जो कपलिंग होगी या की होगी वो भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर मौजूद होगी, लाइक दिस। ये अब आपके पास ये इसका एक्सिस है और इसी एक्सिस के अंदर जो है ये इसके अंदर एक स्लॉट बना के, जिस स्लॉट को कीवे कहा जाता है, उसके अंदर आपने की जो है वो फिट की हुई है। यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे कि शाफ्ट के ऊपर ये तीर से बने हुए हैं और ये सेम जो है रिसेशन बनी हुई है आपकी फ्लैंज के अंदर या आपके पुली के अंदर, तो इसके अंदर आपने ये फिट की हुई है। अब जब ये आपके पास शाफ्ट घूमना शुरू करेगी तो ये जो पुली है या ये जो फ्लैंज है आपके पास, ये भी साथ साथ इसके घूमना शुरू कर देगा। ठीक है जी। So a keyway is basically a slot or a recess in the shaft and hub of the pulley to accommodate for insertion of the key. So what are the types of keys? There are basically 5 types of the keys: sunk keys, saddle keys, tangent keys, round keys, and splines. Now we'll discuss each of them one by one. When you talk about a sunk key is basically a key in which half of the keyway, यानी कि वो स्लॉट जिसके अंदर की ने आके फंसना है उसकी आधी स्लॉट जो है वो आपकी ड्रिल की जाती है इनसाइड द shaft और आधी जो है वो इनसाइड द hub of the pulley. So sunk keys are provided half in the keyway of the shaft and half in the keyway of the hub or boss of the pulley. The sunk keys are following type. तो आपके जी पास जो sunk की है उनकी आगे फर्दर टाइप्स हैं। जो सबसे पहले आपके पास sunk की मौजूद है वो है rectangular sunk की। A rectangular sunk key is shown in the figure. ये जो आपके पास शेप है ये आपके पास एक रेक्टेंगुलर sunk key की शेप है। अगर आप इसको देखें, इसकी जो बॉटम साइड है और जो टॉप साइड है, ये दोनों जो साइड्स हैं ये पैरेलल नहीं है, बिकॉज इसका जो ऊपर की साइड है वो टेपर्ड है। यहाँ पे भी ये आपको टेपर नज़र आ रहा होगा। तो ये इसको टेपर इसलिए रखा जाता है कि इसकी जो इंसर्शन है वो पॉसिबल हो सके easily inside the slot of the shaft and the key, shaft and the pulley। और दूसरा जो इसका काम है, क्योंकि ये टेपर्ड है, तो जब ये टेपर्ड होगी तो अब जब ये घूमना शुरू करेगी शाफ्ट, तो उसके साथ साथ पुली भी घूमना शुरू कर देगी। इसके टेपर होने की वजह से, क्योंकि फिक्स हुई हुई है इसके ऊपर आपकी पुली जो है, तो वो इस एक्सियल डायरेक्शन में यानी कि लेफ्ट राइट जो है वो स्लाइड भी नहीं कर पाएगी। तो ये उसकी स्लाइडिंग मोशन को भी कंट्रोल करेगी और साथ साथ जो है वो पावर की ट्रांसमिशन जो है वो भी पॉसिबल करेगी। तो ये इसके पैरामीटर्स हैं। अगर आपने विड्थ निकालनी है अपनी रेक्टेंगुलर संक की तो उसका जो आपके पास पैरामीटर है दैट इज d/4, वे d इज द डाया ऑफ द शाफ्ट। और अगर आपने उसकी थिकनेस निकालनी है तो थिकनेस वुड बी 2w/3 या इसको d/6 भी आप लिख सकते हैं। और एक रेक्टेंगुलर के अंदर, रेक्टेंगुलर संक के अंदर जो आपके पास टेपर है, टेपर की रेशियो 1/100 जो है वो रखी जाती है। जो नेक्स्ट आपके पास टाइप है वो है आपके पास स्क्वायर संक की। इसकी जो है आपके पास हाइट और विड्थ जो है वो इक्वल होंगी, या हाइट और थिकनेस आप कह लें जो है वो विड्थ और थिकनेस जो है वो सेम होगी। बाकी ये की एज इट इज आपकी रेक्टेंगुलर की तरह टेपर्ड ही होगी। इस केस में फिर आपका विड्थ का फार्मूला भी d/4 बन जाएगा, d/6 नहीं होगा।
उसके बाद जो थर्ड टाइप आती है आपकी पैरेलल सांख्यिकी के अंदर, दैट इज नोन एज अ पैरेलल सांख्यिकी। पैरेलल सांख्यिकी के केस में टेपर जो है वो नहीं होगा, आपकी नीचे की साइड और टॉप की साइड जो है की वो पैरेलल होगी एक दूसरे के, ये टेपर नहीं होगी। टेपर ना होने की वजह से पावर ट्रांसमिशन के साथ साथ जो हब है वो स्लाइड भी कर सकेगी इसके ऊपर, ठीक है। तो आप स्लाइडिंग को इसमें परमिट करें। A parallel sun key may be of rectangular or square cross section with uniform in width and thickness throughout, यानी कि ये taper नहीं होगी। It may be noted that the parallel key is a taperless key and it is used where the pulley, gear or the other mating pieces are required to slide along the shaft, ठीक है। तो ऐसी तमाम एप्लीकेशंस जिनके अंदर जो है वो स्लाइडिंग मोशन जो है उसको आपने पॉसिबल करना है, इन दैट केस यू नीड अ पैरेलल सन की। उसके बाद आपके पास जिब हेड की होती है, जैसे आपने जिब क्वार्टर पढ़ी थी उसी तरह आपके पास जिब हेड होती है, यानी कि आपकी की के एंड के ऊपर एक हेड बना होगा, इसकी जो थिकनेस है वो आपकी की से ज़्यादा होगी। इट इज़ अ रेक्टेंगुलर संकी विद द हेड एट वन एंड नोन एज जिब हेड। इट इज़ यूजुअली प्रोवाइडेड टू फैसिलिटेट द रिमूवल ऑफ द की। तो इस हेड की वजह से जो है आपकी की का जो रिमूवल है वो बड़ा इजी हो जाएगा। तो ये उन एप्लीकेशंस के अंदर यूज़ किया जाता है जहाँ पे आपने फ्रिक्वेंटली अपनी की को इंसर्ट और डिसंगेज करना। तो इसके लिए जो आपके पास पैरामीटर्स होंगे, विड्थ इसकी का फार्मूला सेम है आपके पास d/4, क्योंकि पीछे से जो है ये जस्ट लाइक योर रेक्टेंगुलर की है, सिर्फ आगे इसका हेड बना हुआ है। तो हेड की वजह से जो है ये तीन पैरामीटर इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। अब इसके हेड की जो आपके पास विड्थ होगी दैट इज 1.5 टाइम्स टू द थिकनेस, दिस इज द विड्थ ऑफ द हेड, वो सेम होगी विड्थ ऑफ द की के। उसके बाद जो है ये हेड की हाइट है दैट इज 1.75 टाइम्स द थिकनेस ऑफ द की, ठीक है जी। तो ये दो पैरामीटर इसके अंदर अलग से। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं फीदर कीज। फीदर की मैं आपको ज़रा इसके अंदर बड़ी करके दिखाता हूँ। फीदर की, तो दिस इज अ फीदर की। फीदर की में क्या होता है आपके पास, ये जो आपने की पैरेलल इंसर्ट की हुई है, आप इसको दो तरह से फिट कर सकते हैं। ये वहाँ पे यूज़ की जाती हैं यहाँ पे आप जो है वो जो स्लॉट है आपकी की वे की, उसके अंदर आपकी जो की है उसकी मूवमेंट जो है उसको अकाउंट नहीं कर सकते, यानी कि वो वेरिएबल आपके लिए नहीं है कि आपकी जो की है वो स्लाइड कर जाए। तो आपने की को फिक्स करना है इस केस में। आप क्या करेंगे, या तो दो बोल्ट्स के साथ जिनके दो स्क्रू आपने यहाँ पे ड्रिल करके आप अपनी की को जो है विद द हेल्प ऑफ द स्क्रू अपनी शाफ्ट के साथ जोड़ देंगे। और दूसरा ये तरीका क्या है कि आप अपनी की के दोनों साइडों पे जिप हेड बना के स्लॉट बना के इसको अपर साइड पे पुली के साथ जो है वो चिपका सकते हैं। तो दीज आर द टू फीचर्स ऑफ अ फीदर की। A key attached to one member of a pair and which permits the relative axial movement is known as a feeder key. It is a special type of parallel key which transmits a turning movement and also permits the axial movement. It is fastened either to the shaft or the hub, and the key being sliding fit in the keyway on the moving piece. तो अगेन आपके पास फीदर की का जो सबसे डिस्टिंक्टिव फीचर है वो यही है कि इसने एक्सियल मूवमेंट को परमिट करना है। सो ड्यूरिंग दैट एक्सियल मूवमेंट आपकी जो की है वो की वे या जो स्लॉट है उससे निकल के बाहर ना आ जाए, उसको रोकने के लिए क्या करते हैं, या तो आप ड्रिल कर देते हैं इनसाइड द शाफ्ट अपनी जो है की को, नहीं तो जो है वो आप उसको अपर साइड पे अपनी जो है हब के साथ जो है वो उसको चिपका देते हैं। और मेजर फीचर वो यही है कि आपने एक्सियल मूवमेंट को जो है या स्लाइडिंग मोशन को जो है वो परमिट करना है फॉर द पावर ट्रांसमिशन। उसके बाद आपके पास आती है वुडरफ कीज। A woodruff key is an easily adjustable key. It is pieced from a cylindrical disc. तो ये आपके पास जैसे आपके पास हाफ सैंडविच होता है, ये बिल्कुल इस तरह की जो है ये हाफ डिस्क होगी, जैसे आपका प्रोटेक्टर होता है उस शेप में। This key is largely used in the machine tool and in the automobile construction, and these are the main advantages. तो ये वाली की जो है वो क्यों यूज की जाती है? It accommodates itself and any taper in the hub or boss of the meeting part. क्योंकि आपने नीचे की साइड से एक गोल जो है इसके अंदर सुराख करके उसके अंदर की डिस्क रखी होती है, तो अगर कोई टेपर हो आपका या मिस अलाइनमेंट हो शाफ्ट और हाथ की, तो ये अपने हिसाब से जो है वो एडजस्ट हो जाती है। इट इज़ यूजफुल ऑन टेपरिंग शाफ्ट, अगेन इसका ये एक डिस्टिंक्टिव फीचर है
and extra depth in the shaft prevents any tendency to turn over in the keyway। क्योंकि ज़्यादा डेप्थ के साथ आपने उसको इसके अंदर रखा होता है, तो उस केस में क्या होता है, डेप्थ की वजह से जो है ये आपके पास जो है ये प्रिवेंट करती है टर्निंग ओवर की जो आपके पास टेंडेंसी होती है उसको। एंड आफ्टर दैट डिसएडवांटेजेस होते हैं आपके पास। डिसएडवांटेजेस क्या है, द डेप्थ ऑफ द की वे वीकेंस द शाफ्ट। तो क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा डीप जो है काटा होता है शाफ्ट के अंदर डिस्क के लिए, इसकी इंसर्शन को पॉसिबल करने के लिए, तो उस केस में क्या होता है आपके पास कि उसकी वजह से आपकी जो शाफ्ट है वो वीक हो जाती है। एंड इट कैन नॉट बी यूज एज अ फीदर। तो आप इसको एज अ फीदर की जो है यूज़ नहीं कर सकते, यानी कि सॉरी, आई एम टेकिंग अ फोन कॉल। चलें जी। तो यू कैन नॉट यूज इट एज अ फीदर की बिकॉज आप इसको जो है वो ड्रिल नहीं कर सकते विद द शेफ्ट। तो दिस इज द डिसएडवांटेज। नेक्स्ट जो है वो आपके पास है सैडल की। सैडल की जो है ये आप यहाँ पे देख रहे हैं। सैडल की के लिए जो स्लॉट बनाना है आपने की वे का, वो सारे का सारा आपने पुली के अंदर बनाना है, और शाफ्ट के ऊपर जो है वो आपने कोई भी कट नहीं लगाना। ये इसलिए यूज़ किया जाता है, यहाँ पे जो है वो आप शाफ्ट के ऊपर जो है वो बेयर नहीं कर सकते उसके अंदर स्लॉट को बनाना। तो दो टाइप्स होती हैं आपके पास सैडल कीज की, फ्लैट सैडल कीज एंड हॉलो सैडल कीज। फ्लैट सैडल कीज ऐसी सैडल कीज हैं जिनका जो अगर आप बॉटम देखें ये बिल्कुल स्ट्रेट है, यानी कि आपकी रेक्टेंगुलर की है। टॉप जो है ये इंसर्ट हुआ हुआ है इनसाइड द पुली, और बॉटम के ऊपर ये बिल्कुल फ्लैट टेंजेंट टू द शाफ्ट है, यानी कि एक पॉइंट के ऊपर मीट कर रही होगी। और हॉलो में देखें तो इसका जो आपका लोअर पोर्शन ऑफ द की है वो आपने जो है वो कर्व्ड बनाया हुआ है, ताकि ज़्यादा जो है वो मीटिंग एरिया आए और ज़्यादा जो है वो फ्रिक्शन जनरेट होने की वजह से स्लिपेज या स्लाइडिंग मोशन जो है वो नॉन जनरेट हो। अ फ्लैट सैडल की इज अ टेपर की which fits in the keyway of the hub and it is flat upon the shaft as shown in the figure. This is likely to slip around the shaft under the loads, that is why comparatively जो low loads या light loads हैं वहाँ में जो है वो flat saddle key जो है वो यूज़ की जाती है। A hollow saddle key is tapered key which fits in the keyway of the hub and in the bottom of the key is shaped to fit in the curved surface of the shaft. Since hollow saddle keys hold by friction, therefore they are suitable for the light loads and is usually used as a temporary fastening and fixing and setting the centric cam। तो कैम्स के अंदर ये यूज़ की जाती हैं और मॉडरेट लेवल ऑफ पावर ट्रांसमिशन होता है, क्योंकि इनका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द फ्लैट सैडल कीज। उसके बाद आपके पास टेंजेंट कीज आती हैं। These keys are basically tangent to the shaft. Tangent keys are fitted in a pair at the right angles as shown। आप इनको पेयर के अंदर फिट करते हैं, यानी कि एक साइड इधर और एक साइड जो है वो इधर। They are used on the large and heavy duty shaft। तो आप जो है वो ड्रिल करके जो है इनको फिट करते हैं और टेपर पिंस के साथ जो है वो उनको कनेक्ट कर दिया जाता है। The round keys are shown in the figure A, are circular in section and fit into the holes drilled partly in the shaft and partly in the hub। ये जैसे आपको दिखाया गया। They have the advantages that their keyways may be drilled and reamed after the mating parts have been assembled। Round keys are usually considered to be the most appropriate for low power drives। Sometimes the taper pins are also used and held in place by the friction between the pin and ream the tapered part। कई बार जो है ये फिर आप टेपर्ड पिन यूज कर देते हैं। आप स्ट्रेट पिन भी यूज कर सकते हैं, यानी कि सेम डाई के, और टेपर्ड पिन के में क्या होगा कि आपका जो है वो रिमूवल जो है वो इजी हो जाएगा। सो दीज आर द टेंजेंट की। उसके बाद जो आपके पास लास्ट टाइप बचती थी, दीज आर द सप्लाइन। कई बार जो है वो आपकी इतनी फ्रीक्वेंट इंगेज एंड डिसंगेज करना होता है आपने शाफ्ट को पुली के साथ या हब के साथ, कि आप बार बार जो है वो मैनुअली उसके अंदर जो है वो कीवी फिट नहीं कर सकते। इन दैट केस आप गियर्स की तरह शाफ्ट के ऊपर स्प्लाइन जो है वो जनरेट कर देते हैं एज अ पार्ट ऑफ द शाफ्ट, और जब वो पार्ट इंगेज होगा आपकी पुली के साथ जाके मेट करेगा उन रिसेसेस के अंदर, तो आपकी जो शाफ्ट है वो इंगेज हो जाएगी आपकी पुली या फ्लाई व्हील के साथ। सो ये जो एप्लीकेशन है ये आपको क्लचेस के अंदर बहुत मिलती है कि क्लच को आपने बार बार इंगेज और डिसंगेज करना है।
वो जब जाके इन स्प्लाइंस के साथ अटैच होगा वो पावर ट्रांसमिशन हो जाएगी आपकी, और जैसे डिसएंगेज होगा तो आइडल कंडीशन के अंदर आपकी गाड़ी जो है वो मौजूद होगी। Sometimes keys are made as an integral part of the shaft which fit in the keyway broach in the hub. ये broaching हुई है hub के अंदर। Such shafts are known as spline shaft as shown in the figure, and these shafts usually have 4, 6, 10 or 16 splines or the teeth. Spline shafts are relatively stronger than the shafts having a single keyway because आपने इसके अंदर जो है वो एरिया जो है वो इंक्रीज कर दिया तो स्ट्रेंथ बढ़ गई। Spline shafts are used when the force to be transmitted in a larger proportion to the size of the shaft, as in automobile transmission and sliding gear transmission. By using spline shaft, you obtain the axial movement as well as the positive drive. ठीक है जी। तो इसमें जो आपके पास डाया ऑफ द स्प्लाइन होगा दैट इज 1.25 टाइम्स ऑफ द डाया ऑफ द shaft, और जो इसकी विड्थ होगी b दैट इज 0.25 द डाया ऑफ द स्प्लाइन। Now the forces which are basically acting on a sunk key, अगर आप एक sunk key of length L जो है वो उसको यूज करते हैं for the shaft of dia D, so these are the forces. F1 आपके पास couple forces generate होंगी और F forces जो है वो generate होगी. It is rotating clockwise and this is the thickness of the keyway and this is the width of the keyway. When a key is used in transmitting torque from a shaft to motor or the hub, following two types of forces act on the key. Force is F1 due to the fit in the key in its keyway. F1 वो फोर्सेस है कि जब आप शाफ्ट के अंदर अपनी की को फंसाते हैं तो उसके नतीजे में जो टाइटनिंग इफेक्ट की वजह से फोर्सेस जो है वो जनरेट होती हैं, and these forces produces the compressive stresses in the key which are difficult to determine in magnitude. And the second type of forces are F due to the torque transmission. तो ये आपके पास शेयरिंग और क्रशिंग फोर्सेस होती हैं। The distribution of the forces along the length of the key is not uniform, क्योंकि आपके पास लेंथ जो है वो की ज़्यादा होती है, और जब आपकी हब जो है इसके ऊपर आके इंगेज होती है टू स्पेसिफिक लेंथ यहाँ आके इंगेज हो रही होती है, तो जो इनपुट एंड होता है यहाँ जहाँ पे पावर ट्रांसमिशन हो रही होती है उसके ऊपर जो है वो लार्ज होती हैं फोर्सेस, और वो एंड जिसके ऊपर जो दूर होता है इनपुट एंड से वहाँ पे जो है वो फोर्सेस कम होती हैं। दैट इज व्हाई दीज फोर्सेस आर नॉट यूनिफॉर्म। ठीक है, फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ की फॉर अ क्लॉकवाइज टॉर्क ये आपको दिखाई गई हैं, और ये आगे जो है ये आपको डिजाइन दे दिए। अब इसके पैरामीटर्स को डिस्कस करते हैं। टी इज बेसिकली द टॉर्क ट्रांसमिटेड, force F is the tangential force acting on the circumference of the shaft, D is the dia of the shaft, L is the length of the key, W is the width of the key, small t is the thickness of the key, tau and sigma z are basically shearing and the crushing stresses for the material of the key. A little consideration will show that due to the power transmission by the shaft, the key may fail due to shearing or crushing. तो key की जो आपके पास shearing है फेलुअर है, उसका काज जो है वो दो टाइप के स्ट्रेसेस बन रहे हैं। वन इज द शेयरिंग स्ट्रेस एंड सेकंड वन इज द क्रशिंग स्ट्रेस। कंसिडरिंग शेयरिंग ऑफ द की, सबसे पहले जो है वो शेयरिंग को अगर हम अकाउंट में करें तो द टेंजेंशियल फोर्सेस एक्टिंग F आर इक्वल टू रेजिस्टिंग एरिया मल्टीप्लाई बाय द शेयर स्ट्रेस। अब आपके पास रेजिस्टिंग एरिया कौन सा बन रहा है कि आपके पास लेंथ ऑफ द की मल्टीप्लाई बाय द विड्थ, इस सारे एरिया के ऊपर जो है ये फोर्स लग रही है, तो L मल्टीप्लाई बाय W इंटू टॉ। अब जो टॉर्क ट्रांसमिशन होती है आपके पास वो क्या होती है F इंटू रेडियस, यानी कि F मल्टीप्लाई बाय D बाय 2। फोर्स अभी हम निकाल चुके हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय टॉ मल्टीप्लाई बाय D बाय 2। सो दिस इज द टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द शाफ्ट। नाउ कंसीडर द क्रशिंग ऑफ द की। अब दूसरा इफेक्ट जो है वो क्रशिंग का है, अगर हम उसको कंसीडर करते हैं the tangential crushing forces acting at the circumference of the shaft, तो अब आप इसमें भी आपका फोर्स इक्वल टू क्रशिंग एरिया मल्टीप्लाइड बाय द क्रशिंग स्ट्रेसेस। अब क्रशिंग एरिया जो है वो क्या होगा आपके पास लेंथ ऑफ द की और उसके जो है वो थिकनेस का जो मेटल होता है उसके अंदर आप इसको कंसीडर करते हैं, तो L मल्टीप्लाई बाय T बाय 2। तो यहाँ पे जो है ये आपके पास रेजिस्टिंग क्रशिंग एरिया होगा मल्टीप्लाइड बाय द क्रशिंग स्ट्रेस सिग्मा C। तो जब ट्रांसमिटेड बाय द शाफ्ट आप लेंगे क्रशिंग के केस में, वो उसका फार्मूला जो है वो आपके पास बन जाएगा T इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई बाय
आर यानी कि d/2। तो उसका फार्मूला एफ का आपके पास यहाँ से आ जाएगा L मल्टीप्लाई बाय t/2 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा c मल्टीप्लाई बाय d/2। नाउ टॉर्क ट्रांसमिशन इन केस ऑफ क्रशिंग एंड शेयरिंग आपने निकाल लिया है, इन दोनों टीज को इक्वेट कर दें। तो L मल्टीप्लाई बाय W मल्टीप्लाई बाय टॉ मल्टीप्लाई बाय d/2 इज इक्वल टू L मल्टीप्लाई बाय t/2 सिग्मा c d/2। तो कैंसल आउट होके जो आपके पास फाइनल आपके पास रिलेशन बनेगा वो है W बाय t दैट इज इक्वल टू सिग्मा c डिवाइडेड बाय 2 टॉ। ये आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी। The permissible crushing stresses for the usual key material is at least twice that the permissible shearing stresses। तो जो permissible crushing stresses की आपके पास minimum limit है, they should be at least twice of the shearing stresses। अगर मैं इस वैल्यू को 2 टा कर दूं तो ये कैंसिल आउट होके 1 हो जाएगा। ऑन दैट केस W is equals to T। ठीक है जी। Therefore from the equation we have W is equals to T। In other words a square key is equally strong in shearing and crushing। तो आपकी विड्थ और थिकनेस जो है वो स्क्वायर की के अंदर इक्वल होती है। तो अगर इन दो फैक्टर्स का आपके पास आंसर 1 आ जाए वो तभी आएगा ना कि जब सिग्मा सी की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ टॉ होगी, यानी कि आपको क्रशिंग को डबल करना है एज कंपेयर टू शेयरिंग स्ट्रेस। तो उस केस में आप यहाँ पे 1 ला सकते हैं। तो इन दैट केस आपके पास यहाँ पे 1 होगा तो टी यहाँ पे आ जाएगा। अब W इज इक्वल टू 2 किस केस में होता है, वो आपके पास स्क्वायर की में होता है। तो स्क्वायर की यहाँ से एजम्पशन ये होती है कि आपकी जो स्क्वायर की होती है वो इक्वली स्ट्रांग होती है शेयरिंग और क्रशिंग के अंदर। ठीक है जी। और उसके क्रशिंग स्ट्रेसेस की वैल्यू जो है वो डबल होती है एज कम्पेयर टू द शेयरिंग स्ट्रेसेस। नाउ स्ट्रेंथ ऑफ अ संक की। इन ऑर्डर टू फाइंड द लेंथ ऑफ द की, ये पैरामीटर अगर आपने फाइंड आउट करना है टू ट्रांसमिट फुल पावर ऑफ द शाफ्ट, शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द की इज इक्वल टू द टॉर्जनल स्ट्रेंथ ऑफ द शाफ्ट। इन दो पैरामीटर्स को हम इक्वल करते हैं कि शेयरिंग स्ट्रेंथ जो की है उसको टॉर्जनल स्ट्रेंथ ऑफ द शाफ्ट के इक्विवेलेंट कर देते हैं। तो जो शेयरिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला था वो था आपके पास LW टॉ इंटू d/2, और जो टॉर्जनल इफेक्ट होता है उसको हम लिखते हैं, उसकी ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है π/16 टॉ1 इसलिए हमने लिखा है कि ये जो आपके पास मटेरियल ऑफ द शाफ्ट है उसका जो है वो शेयरिंग स्ट्रेस है। ये आपके पास टॉ जो है ये की का है, ये शाफ्ट है, मल्टीप्लाई बाय d²। इन दोनों को आप इक्वेट करेंगे, यहाँ से आपका लेंथ का जो फाइनल रिलेशन बनेगा दैट इज 1.571 d टॉ1 बाय टॉ। अब आपके पास W की वैल्यू d/4 होती है, वो आपने यहाँ पे पुट की थी। When the key material is same as that of shaft, अगर आपकी की और शाफ्ट का मटेरियल सेम हो so these two would be cancel out। नहीं तो फिर आप डिजाइन डाटा बुक से इन दोनों स्ट्रेसेस की वैल्यूज पुट करेंगे और आपके पास जो फाइनल रिलेशन बनेगा लेंथ का दैट इज L इज इक्वल टू 1.71 टाइम्स ऑफ द डाया ऑफ द shaft। Now this is the example to solve। Now you have to design a rectangular key for a shaft of 50 mm diameter। You have to design a rectangular key, और आपने किस डाया के लिए वो डिजाइन करनी है, वो आपके पास शाफ्ट का जो गिवन डाया है दैट इज 50 मिलीमीटर। द शेयरिंग एंड द क्रशिंग स्ट्रेसेस फॉर द की मटेरियल आर, ये दोनों जो की के लिए स्ट्रेसेस की वैल्यूज हैं वो दे दी हैं, वो है 42 मेगापास्कल एंड 70 मेगापास्कल। तो द गिवन डेटा इज डाया ऑफ द शाफ्ट, टॉ की वैल्यू 42 और सिग्मा सी की वैल्यू बाकी सारी हमने निकाल ली। क्योंकि आपको बताया गया है कि यू हैव टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर की, तो आपने टेबल 3.1 वाले जो फॉर्मूले हैं कि W जो है वो क्या था, ये अगर हम टेबल यहाँ पे निकाल लें, ये प्रोपोर्शंस आपको दिए गए हैं कि शाफ्ट और उसके आगे उसके डाया और थिकनेस क्या होगी। तो शाफ्ट का जो है डाया दोबारा चेक कर लेते हैं क्या है, 50 था, तो 50 के अगेंस्ट वैल्यूज देख लेते हैं। 50 अगेंस्ट 16 है आपकी विड्थ और थिकनेस जो है वो आपकी है 10। ठीक है जी। तो इन दो वैल्यूज को लिख लेंगे, नहीं तो आप इस फार्मूला जो है वो आपने रेक्टेंगुलर की में जो पढ़ा था वहीं से जो है इन वैल्यूज को हम पुट कर देंगे कि W जो है पीछे चलते हैं, सॉरी, विड्थ जो है वो d/4 है और थिकनेस जो है वो d/6 है। यहाँ से आप वैल्यूज निकाल सकते हैं, और अगर आपको टेबल गिवन है डिजाइन डेटा में
तो आप डायरेक्ट टेबल से ये वैल्यूज पुट कर सकते हैं। सो द विड्थ ऑफ द की, अगर डिज़ाइन डेटा बुक गिवन है तो आप टेबल से लेंगे, नहीं तो आप उन फार्मूलों से निकालें। W is equals to 16 millimeters and thickness is equals to 10 millimeters. Now you have to find out the length. लेंथ निकालने के लिए आपके पास वही फार्मूला है कि आपने टॉर्जन ऑफ द शेफ्ट को जो है इक्वलेंट कर देना है उसके शेयरिंग स्ट्रेस के। सो शेयरिंग का फार्मूला क्या है? लेंथ इंटू विड्थ टॉ d/2। विड्थ की वैल्यू पता है, टॉ की वैल्यू पता है, डाई ऑफ द शेफ्ट आपको नोन है। ये आ गया आपके पास 16,800 एल न्यूटन मिलीमीटर, यानी कि एल की वैल्यू अभी अननोन। दूसरी इक्वेशन है पापा 16 टॉ इंटू ड्यू क्यूब। यहाँ पे सारी वैल्यूज नोन है। यहाँ पे आपके पास जो आंसर आया 1.03 टेरेस टू पावर 6, ये भी टी है, ये भी टी है, इनको इक्वेट कर देंगे हम। यहाँ से हमारे पास एल की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 61.31 मिलीमीटर, यानी कि 6.1 सेंटीमीटर्स की आपके पास लेंथ आएगी की। जैसे मैंने आपको क्लास में बताया था कि इट शुड बी लॉजिकल, 6 सेंटीमीटर्स की जो है वो समझ आती है। यही अगर आपके पास आंसर आता 6 मीटर का तो ये पॉसिबल नहीं है कि इतनी बड़ी की कैसे हो सकती है। नाउ अभी जो हमने लेंथ निकाली है की वो हमने उसका शेयरिंग इफेक्ट देख के निकाली है। अभी हमने क्रशिंग जो है उसको डिस्कस ही नहीं किया। नाउ विल कंसीडर द क्रशिंग इफेक्ट ऑफ द की एंड देन विल फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द की। क्रशिंग के केस में फार्मूला क्या होता है? T इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय T/2 इंटू सिग्मा C मल्टीप्लाई बाय D/2। ठीक है जी, यहाँ से आपके पास वैल्यू आ गई। L अब आपका अननोन है, बाकी सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू आई 8750 L इंटू न्यूटन मिलीमीटर। अब आप इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 जो है उनको इक्वेट कर देंगे। ठीक है जी, इसको टॉर्जन वाली इक्वेशन के साथ, ये वाली जो वैल्यू है इसके साथ इक्वेट कर देंगे तो क्रशिंग के साथ हमारी वैल्यू आ जाएगी। अब इन दैट केस यू हैव वैल्यू 117, यानी कि ऑलमोस्ट डबल वैल्यू है। 60 एंड 117 ऑलमोस्ट आपके पास डबल वैल्यू है। ठीक है, तो आप ये वाली वैल्यू जो है वो की जो है वो सेव होगी, बिकॉज अभी हम जो है वो पीछे जब हमने इक्वेशंस डिराइव की थी वहां पे हमने देखा था कि जो आपके पास क्रशिंग स्ट्रेस है इट मस्ट बी डबल टू द शेयरिंग स्ट्रेसेस। तो जब हम डिजाइन करते हैं और लेंथ कीज की आती है, शेयरिंग से जो भी लेंथ आई है वहां से जो अब हमारी क्रशिंग से लेंथ आई है वो उसका डबल है। तो वी विल ऑलवेज टेक द लार्जर वैल्यू, कि अगर वो इस वैल्यू के ऊपर डिजाइन होगी तो इट कैन बेयर द क्रशिंग एज वेल एज द शेयरिंग, बिकॉज 117 पे वो क्रशिंग बेयर कर रही है और 61 के ऊपर जो है इट कैन बेयर द शेयरिंग। तो 61 पे वो शेयर तो बेयर कर जाएगी लेकिन क्रशिंग बेयर नहीं करेगी। लेकिन 61 से आगे शेयर तो ऑलरेडी बेयर हो रहा है और क्रशिंग की जो भी वैल्यू के अगेंस्ट वैल्यू आएगी वो फिर क्रशिंग और शेयरिंग दोनों को बेयर कर रही होगी। सो विल चूज द लार्जर वैल्यू फॉर द डिजाइन, दैट वैल्यू इज 117 mm। ठीक है जी, so this is the solution and this is the table that we have given. Now the other thing is the effect of the keyway. Inshallah we'll discuss this in the next topic and next lecture, and that is all from today my side. Thank you. Allah Hafiz.